Hello everyone, welcome to Foreign Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's question based on topic cytology and genetics. Let's start with the question number 1. Question number 1 is, which of the following statement through which meaning of genetically that is properly defined? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट के द्वारा जेनेटिक डेथ का सही अर्थ व्यक्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए death due to genetic disease, B death before reproductive age, C inability to reproduce, or D shows stimulus. And the correct option is option number C, that is inability to reproduce. यहाँ पर अगर हम जेनेटिक डेथ की बात करें तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और यह कंडीशन मुख्यतः किसी जीव के जीनोटाइप में से एलील यानी जीन के रिमूव करने के बाद उत्पन्न होती है, जो नई पीढ़ी के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 256 डॉटर सेल फ्रॉम वन मदर सेल. निम्न में से कितने माइटोसिस डिवीजन के द्वारा एक मदर सेल से 256 डॉटर सेल का फॉर्मेशन या निर्माण होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए 64, बी 8, सी 36 और डी 32. And the correct option is option number B, that is 8. सेल डिवीजन जब होता है तो उस टाइम पर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो यह मोस्टली 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज मियोसिस. मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल में होता है, एंड द सेकेंड वन इज माइटोसिस. तो अगर हम यहाँ पर मियोसिस को लेकर चलें तो मियोसिस से एक सिंगल मदर सेल से बनेंगे 4 डॉटर सेल, और अगर हम माइटोसिस की बात करें तो एक सिंगल मदर सेल से बनेंगी 2 डॉटर सेल्स. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक माइटोसिस डिवीजन पूछा गया है, मतलब 256 जो डॉटर सेल है वो कितने माइटोसिस डिवीजन से करके बनी है, या फिर उसमें एक मदर सेल से कितने माइटोसिस डिवीजन हुए हैं तब जाके 256 जो है डॉटर सेल्स बनी है. तो यहाँ पे माइटोसिस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक माइटोसिस डिवीजन से बनेंगी 2 डॉटर सेल. ठीक है, 2 डॉटर सेल बनेंगी. अब ये जो 2 हैं ये आगे फॉर्मेशन कर लेंगी 4 का, ये जो 4 है वो आगे 8 का, 8 जो है वो आगे करेगी 16 का, 16 जो करेगी वो आगे 32, 32 आगे करेगी 64, 64 128 एंड लास्ट 256. जो ये 256 है वो 8 डिवीज़न में होगा. सो इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक जो मदर सेल है उसमें 8 माइटोटिक या फिर माइटोसिस डिवीजन होने पर 256 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ सेल इज. निम्न में से सेल का कंट्रोलिंग सेंटर कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियस, सी न्यूक्लियोलस और डी न्यूक्लियोप्लाज्म. And the correct option is option number B, that is nucleus. सेल यानी कोशिका, इसके जो मध्य भाग में साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें सबसे बड़ी ऑर्गेनली को हम क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है. इसमें मुख्यतः क्रोमोसोम, डीएनए, न्यूक्लियोलस आदि रचनाएं पाई जाती हैं. यह इन संरचनाओं के द्वारा संपूर्ण कोशिका का फंक्शन को कंट्रोल करता है. इसी कारण से इसे कंट्रोलिंग सेंटर कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ मैनी क्रोमोसोम नंबर इन अ सोमैटिक सेल ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम. एक डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति की सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 47,
B 45, C 46 और D 48? And the correct option is option number A, that is 47. डाउन सिंड्रोम के बारे में सबसे पहला वर्णन जो किया था वो किया था जॉन लैडॉन सिंड्रोम ने। इसके नाम पर ही, इसी के कारण ही इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें 21 वाला जो क्रोमोसोम होता है उसमें डिफेक्ट होता है और इसी के कारण अगर हम इसको दूसरा नाम लें तो इसका नाम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। यह मानव में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वन न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पेंटोज प्लस फॉस्फेट, बी न्यूक्लियोसाइड, सी बेस प्लस पेंटोज और डी बेस प्लस पेंटोज प्लस फॉस्फेट। And the correct option is option number D, that is base plus pentose plus phosphate. एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका निर्माण होता है एक न्यूक्लियोबेस, एक 5 कार्बन वाली शुगर तथा एक फॉस्फेट। यदि न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट का जो अणु है, मतलब ये जो फॉस्फेट वाला है, इसको हम निकाल दें तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा अगर फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो इसमें से निकाल दें। मतलब एक न्यूक्लियोबेस प्लस 5 कार्बन शुगर से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। इन न्यूक्लियोटाइड जो है इसके द्वारा ही आरएनए व डीएनए का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन अ फैमिली बोथ पेरेंट्स मदर एंड फादर are normal but both are the carrier of a recessive trait gene, which of the following statement is not correct for their offsprings? यदि माता पिता सामान्य मतलब नॉर्मल है लेकिन दोनों रिसेसिव ट्रेट जीन के लिए वाहक यानी कैरियर की भूमिका निभाते हैं तो इनमें से उत्पन्न होने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं रहेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए 2/3 of our normal children will be carrier of the recessive gene, and B 1/4 of the children will not have the recessive gene, C children will be of 4 types genotypically, or D 3/4 of our children will be normal and 1/4 will have recessive gene. So here option number C is not correct. जब रिसेसिव जीन या फिर ट्रेट दोनों क्रोमोसोम दैट इज X और Y इन पर पाया जाता है तभी व्यक्ति में जेनेटिक डिसऑर्डर के साइन व सिम्टम प्रकट होते हैं। यदि दोनों क्रोमोसोम X या फिर Y इनमें से किसी एक पर ही रिसेसिव जीन या फिर ट्रेट उपस्थित होता है तो व्यक्ति में डिसऑर्डर के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन वह वाहक यानी कैरियर होता है, मतलब ये कैरियर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन विच नियोनैटल स्क्रीनिंग इज डन। निम्न में से किस प्रकार के डिसऑर्डर्स के लिए नियोनैटल स्क्रीनिंग की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, बी क्रोमोसोमल चेंजेस, सी कॉन्जेनाइटल सिंड्रोम और डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नियोनैटल स्क्रीनिंग जो होती है उसका जो मेन उद्देश्य इसके पीछे जो होता है वो एक स्वास्थ्य शिशु के जन्म हेतु प्रयास करना होता है। आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा अधिकांश प्रीनेटल डिसऑर्डर मतलब हेरिडिटी एबनॉर्मलिटीज़ जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्रोमोसोमल चेंजेस, वेरियस कॉन्जेनाइटल सिंड्रोम आदि का पता लगाया जा सकता है। इनको समय रहते ही नियोनैटल स्क्रीनिंग के द्वारा पता लगाकर दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
choose from the following stage of pregnancy in which congenital malformation is mostly seen after the ionic radiation exposure. आयनिक रेडिएशन एक्सपोजर के कारण प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान निम्न में से कौन से स्टेज में सबसे ज़्यादा कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बी सेकेंड ट्राइमेस्टर, सी थर्ड ट्राइमेस्टर और डी ऑल ऑफ द अबव. And the correct option is option number A, that is first trimester. यहाँ पर 12 वीक की प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गन फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न हो जाती है. इसी कारण से यदि इस समय में किसी आयनिक रेडिएशन का एक्सपोजर होता है तो ऐसे जीन व सेल पर बहुत ही ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है और यह कुप्रभाव नवजात मतलब नियोनेट में कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन के रूप में देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज Which of the following activity of nurse is unethical? निम्न में से नर्स की कौन सी एक्टिविटी को अनएथिकल माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टू मेक इट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ पेशेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बी टू टीच द पेशेंट अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स और सी टू टेल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ पेशेंट टू द अदर विदाउट द परमिशन ऑफ अ पेशेंट और डी नन ऑफ द अबव. And the correct option is option number C, that is to tell the genetic information of a patient to the other without the permission of a patient. किसी पेशेंट की नर्सिंग केयर के दौरान पेशेंट की प्राइवेसी व कॉन्फिडेंशियलिटी को आवश्यक रूप से बनाए रखना नर्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मतलब पेशेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए. यदि कोई नर्स मरीज़ की इच्छा के बगैर कोई भी सूचना जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस आदि के बारे में किसी थर्ड पार्टी को सूचना देती है तो यह कार्य अनएथिकल श्रेणी में आता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस और कंडीशन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस. निम्न में से किस प्रोसेस या फिर कंडीशन के उपरांत आइडेंटिकल ट्विंस का निर्माण होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एग सेल फेल्स टू डिवाइड, B. Egg cell undergoes incomplete division. C. 2 egg cells are produced and fertilized. Or D. Cell formed by the first cleavage of zygote become independent. And the correct option is option number D, that is cell formed by first cleavage of zygote become independent. आइडेंटिकल ट्विंस को हमशक्ल जुड़वा बच्चे भी कहते हैं. यह ट्विंस जो होते हैं वो मुख्यतः एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग के स्प्लिट होकर दो टुकड़ों से सेपरेट एम्ब्रियो से बनते हैं. इनमें सिंगल प्लेसेंटा व सिंगल सैक हो भी सकती है और नहीं भी. इसके अलावा इनके डीएनए व सेक्स भी समान हो सकते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट्स तो अलग अलग ही होते हैं. सो माय फ्यूचर नर्सेस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा. कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें. अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही जाएँ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें. एंड माई फ्यूचर नर्सेस, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहते हैं तो आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं. सारे जो सोशल मीडिया के लिंक हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. आप वहां पर जाएं, हमें फॉलो करें. वहां पे जो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो 100 से 200% पर चली जाए. So at last I just wanna say all the very best for your upcoming exam. Together with keep learning, keep supporting for nurses preparation. I know you guys can do it. I'll see you tomorrow. Thanks for watching.